सर आप ऑडिबल नहीं है। सर आप ऑडिबल नहीं है। 28 जून, टेस्ट ऑन सेट रिलेशन फंक्शन। इफ यू फील दैट सिलेबस इज थोड़ा कम तो हम इसमें लिमिट्स और कंटिन्यूटी भी ऐड कर सकते हैं इफ यू वांट। सो टेस्ट ऑन बातें कम काम ज्यादा। तो विल स्टार्ट विद सीक्वेंस एंड सीरीज नाउ। सीक्वेंस सीरीज से एक क्वेश्चन आएगा 100%। दो भी आ सकते हैं। 1 to 2 questions फ्रॉम सीक्वेंस सीरीज इन जेई। जेई में एक या दो क्वेश्चन सीक्वेंस सीरीज से आएंगे। बिल्कुल अभी स्टार्ट किया, जब तक बात करी तभी स्टार्ट किया था मैंने। लिखो। अ सीक्वेंस अ सीक्वेंस इज दैट फंक्शन। तुम लोगों ने कैमरा ऑन कर लिया? मेरे को नजर क्यों नहीं आ रहा है? ये इतने सारे कैसे हो गए? व्यू कैसे चेंज करते हैं? ओह, मेरे को ये आता नहीं है। ये गैलरी व्यू हो गया। स्पीकर व्यू इज दिस? आई कांट सी। हम्म। ओह। ये व्यू कोई चेंज करेगा? गरिमा आना एक मिनट। कैन यू चेंज दिस? ये बहुत सारे नहीं आता। आ रहा तो देखना। अगस्त से तो अभी व्यू कैसे चेंज करेंगे? सर ऊपर राइट कॉर्नर में होगा। हाँ, राइट कॉर्नर में व्यू आ रहा है। कौन सा स्पीकर व्यू करूं? मल्टी स्पीकर? सर आपको कैसा चाहिए कि कोई एक ही देखे जो बोल रहा है भाई? नहीं नहीं, सब चाहिए। ऊप- तो ऊपर फिर छोटे छोटे, ऊपर जो नजर आते हैं सारे वो। गैलरी कर दो फिर सर आप। गैलरी कर दिया तो ये तो सब कुछ नजर आ रहा है, सब कुछ बड़े बड़े नजर आ रहे हैं मुझे। अच्छा, फिर सर आप अपने आप को पिन कर लो और साइड में बाकी सब आ जाएंगे। पिन तो मैंने किया हुआ था। मैंने अपने को पिन किया हुआ था, फिर कहाँ गया वो पिन? हम्म, पिन एक ये बार दोबारा ठीक है। अनपिन करके ठीक करो। ठीक है, हो गया। चलो गुड, अर्षा को पता है मतलब सारा। राइट, सीक्वेंस की डेफिनेशन देखो। सीक्वेंस इज दैट फंक्शन। सीक्वेंस इज दैट फंक्शन whose domain is whose domain is set of natural numbers. Sequence is that function whose domain is set of natural numbers, and range is set of real numbers. तो सीक्वेंस क्या है? सीक्वेंस ऐसा फंक्शन है जिसका डोमेन सिर्फ नेचुरल नंबर होगा।
1 2 3 4 5 and so on. The domain of a function of a sequence would be a natural number. जबकि range क्या हो सकता है इसका? Any real number. For example, if I take a function f of n is equal to n square. So this is a sequence. n को 1 substitute किया, 1 square आ गया, 2 substitute किया, 2 square आ गया, 3 square आ गया, and so on. So this is a sequence. If I take another function, f of n is equal to 1 by 2 raised to power n. तो ये भी सीक्वेंस है, बिकॉज n को 1 सब्स्टिट्यूट करोगे तो 1 बाय 2, 1 बाय 2 स्क्वायर, 1 बाय 2 क्यूब, 1 बाय 2 रेज टू पावर 4 एंड सो ऑन. सो दिस ऑल्सो सीक्वेंस. सीक्वेंस में अगर हम टर्म्स के बीच में प्लस साइन लगा देते हैं तो उसको बोलते हैं प्रोग्रेशन. इफ यू पुट पॉजिटिव साइन इन बिटवीन द नंबर्स इट्स कॉल्ड प्रोग्रेशन. जैसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, एपी, जीपी, एजीपी, एचपी. एजीपी और एचपी अब तुम्हारे सिलेबस में नहीं रहे, सिर्फ हमें एपी और जीपी ही करना है. एपी यू हैव डन इन 10th क्लास, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यू हैव डन इन 11th क्लास, जो तुम्हें याद नहीं है ना. सो दिस इज अ सीक्वेंस. सो सीक्वेंस इज अ फंक्शन हुज डोमेन इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, रेंजेस सेट ऑफ रियल नंबर्स. लिख लो, ये सारा लिख लो ना जो लिखा है बोर्ड पे. मुझे मालूम है दोस्त से बातें करनी है तुम्हें बहुत दिनों में. लिख लिया? ये भी लिख लेना, सबसे इंपॉर्टेंट यही है. वो भी डालेंगे, पेरेंट्स ग्रुप में भी डालेंगे ताकि उनको पता लगे कि टेस्ट कब है. उन्हें तो याद रहेगा कम से कम, तुम लोग तो भूल जाओगे फिर भी. नाउ व्हाट इज एपी? एपी से शुरू कर लेते हैं. इफ वी हैव three numbers in AP, A, B, C are in AP, then difference of any two consecutive terms is always the same. If three numbers in AP, difference of two consecutive numbers would be always equal. Difference of two consecutive numbers will be always equal. That is, 2B is equal to A plus C. मतलब twice the middle term equal to the sum of the extreme terms. 2 times the middle term equals to sum of extreme terms. तो अगर 3 नंबर एपी में होंगे तो मिडिल टर्म का ट्वाइस एक्सट्रीम टर्म के सम के इक्वल होता है. जैसे कि 1, 5 एंड 9, दे आर इन एपी because 5 minus 1 4, 9 minus 5 is also 4. So twice the middle number will be equal to sum of extreme numbers. इसका twice, this equal to this. So if 3 numbers in AP, twice the middle term will be equal to sum of extreme terms. What if 4 numbers are in AP? अगर 4 नंबर एपी में होंगे तो दो कंसेक्यूटिव नंबर्स का डिफरेंस इक्वल आएगा. b minus a is equal to c minus b equal to d minus c. Also, sum of extreme terms will be equal to sum of means. a plus d will be equal to b plus c. This is sum of extreme numbers equal to sum of means. बीच के दो नंबर, एक्सट्रीम में जो नंबर है दोनों लेफ्ट और राइट में, उनका सम
बीच के दोनों नंबर के सम के इक्वल होगा. सम ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल टू सम ऑफ मीन्स. लाइक इफ यू हैव 1, 7, 13, 19, these two four numbers are in AP. तो इन चारों नंबर में देखो, एक्सट्रीम के नंबर से 1 and 19, तो 1 + 19 इज इक्वल टू 7 + 13. तो एक्सट्रीम्स में जो नंबर है उनका सम मिडिल के दो नंबर के सम के इक्वल होगा. 3 नंबर में ट्वाइस द मिडिल टर्म इक्वल टू सम ऑफ एक्सट्रीम हो जाएगा. ट्वाइस द मिडिल टर्म इक्वल टू सम ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स. लिख लिया? इसमें लिख लिया. In general, if we have AP, it will be like this: A plus D, A plus 2D. This is sum of AP, A plus n minus 2 into D, A plus n minus 1 into D. The first term is A. First term is A. Second term is A plus D. Third term is A plus 2D. And the nth term of the last term is A plus n minus 1 into D. So this is the formula for the last term. थर्ड टर्म में 2 आएगा. अगर मेरे को 10th टर्म निकालनी है तो उसमें 9 आएगा, 1 लेस. अगर 100 टर्म निकालनी है तो 99 आएगा. सो nth टर्म के फॉर्मूले में n-1 होता है. 12th टर्म निकालनी तो a + 11d आएगा. लेकिन द डिफरेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव टर्म विल बी ऑलवेज इक्वल. दैट इज सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म will be always equal. Nth term minus a nth minus 1 term. So this difference is common. That is why it is called common difference. Difference between two consecutive terms is common. So D is common difference. अगर इसी सीक्वेंस को हम रिवर्स ऑर्डर में लिख दें तो लिखो एक बार. पूरी सीक्वेंस को रिवर्स ऑर्डर में लिखो. फर्स्ट टर्म के नीचे लास्ट टर्म, सेकेंड टर्म के नीचे सेकेंड लास्ट टर्म, this is A plus D and this is A. पूरी सीक्वेंस को रिवर्स ऑर्डर में लिखो और चुपके से ऐड कर दो. देखो क्या आ रहा है अब. हर टर्म फर्स्ट को टू टर्म्स को ऐड करो. मैंने नाटक क्लासेस डाल दी हैं, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आए हुए हैं इस साल जो रिपीट हो रहे हैं. 7 क्लासेस है नाटक की, मैथ्स की. उसमें डाल दिया है चैनल पे, NIC इंस्टीट्यूट के चैनल पे. वहाँ जाके उसमें देख लेना, प्ले लिस्ट में देखना, प्ले लिस्ट में नाटक एप्टीट्यूड क्लासेस आएगा. तो वहाँ पे 7 क्लासेस अपलोडेड हैं. उन 7 क्लासेस को कर लेना. दिल बी गुड इनफ कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वहाँ से आए. वो रिपीट क्वेश्चन आ रहे हैं नाटा में. कब दे रहे हो तुम लोग नाटा? 21st तुमने दे दिया पहले ही. ठीक है देवेशी, पढ़ लेना वहाँ से. चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, लाइक भी कर देना. अब जब इसको ऐड करोगे तो क्या आएगा? s + s 2s हो गया. दिस विद दिस क्या आ रहा है? 2a + n-1 into d. सेकेंड टर्म क्या आ रहा है? 2a + n-1 into d. लास्ट बट वन टर्म क्या आ रहा है? 2a + n-1 into d. And the last term is also the same. So now you notice that किसी भी AP में the sum of the terms equidistant from the beginning and the end is always equal. ये AP की एक प्रॉपर्टी है.
In an AP, sum of the terms equidistant from the beginning and the end always equal. काम आएगा ये, लिख लो मेरा। जो चीज बोलता हूँ उसको लिख लिया करो। तो लिखो, sum of the in an AP, sum of terms equidistant from the beginning, equidistant from the beginning and the end or always equal। किसी भी एपी में फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का सम, सेकंड सेकंड लास्ट का, थर्ड थर्ड लास्ट का हमेशा इक्वल आएगा। और कितने ब्रैकेट्स हैं ये? एन। तो एन टाइम्स हो जाएगा। एंड दैट्स हाउ यू गेट द फॉर्मूला फॉर सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी। ये सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी का फॉर्मूला बन गया। ये एन ब्रैकेट्स है ना, यहाँ पे सारे इक्वल हैं, एन टाइम्स हो गया। इसको थोड़ा रीअरेंज करके हम एल मतलब लास्ट टर्म के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। सो इफ यू वांट, दिस इज द लास्ट टर्म, so there's another formula for the sum, which is n by 2 a plus l। नाटा वालों ने क्या किया, क्वेश्चन बैंक बनाया हुआ है कि ठीक है, उन्हीं क्वेश्चन को रैंडमली कंप्यूटर सेलेक्ट करके बार बार देता रहता है। तो एवरी ईयर द स्टूडेंट हु राइट द नाटा, उनके हम सारे क्वेश्चन लिखवा लेते हैं और फिर उसी को रिवाइज कर देते हैं फिर। तो वो करने से पहले एक बार कर। बहुत प्रॉब्लम है, 108 सेकेंड में करना है तुम्हें, दैट इज द प्रॉब्लम। तो उसमें उसमें ही नाटा टाटा कर देता है तुम्हें, अदरवाइज तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सम ऑफ, तो वी नो द सम का फॉर्मूला लास्ट टर्म के फॉर्म में, एओडी के फॉर्म में, एंड वी नो दिस ऑल्सो। एक क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो। इन एन एपी, इन एन एपी 50th term, 50th term is 450 and 450th term is 50। Find 500 term and 1000 term। In an AP, 50th term is 450, 450th term is 50। Find, जो भी होगा करो सॉल्व। इन टर्म का फॉर्मूला 2 बार यूज कर लो, सॉल्व करके डी आ जाएगा, ए आ जाएगा आंसर। 2 equations, 2 unknowns, solve and get the answer। डी निकाला, माइनस करो, डी आ जाएगा। डी कितना आ रहा है? हम्म, ये तो आगे प्लस आएगा, D-1 आएगा, है ना? अनुज, डी कितना आ रहा है? सर D-1 आएगा, -1। राइट। तो डी माइनस आ गया, तो ए 500 कितना आ रहा है?
जीरो। मेरा A500 कितना आ रहा है? 0। क्या बात कर रही हो? ऐसा मत करो। और A1000? मेरा 500 आ रहा है। 500 या यस। -500? माइनस। -500 सर। -500, ठीक है। डी की वैल्यू आ रही है -1, और ए की वैल्यू आ रही है 449, है ना? यस सर। अब एक रूल लिख लो, 499। ओके, नाउ राइट अ रूल in an AP. If in an AP, pth term is Q and qth term is P. लिखो, if in an AP, pth term is Q and qth term is P, then ये मास्टर ब्लास्टर याद कर लेना. P plus qth term will always be 0, and the rth term would be P plus Q minus R. ये एक रिजल्ट है जो याद करना है तुम्हें. किसी भी एपी में अगर pth टर्म q है, qth टर्म p है, तो p प्लस qth टर्म हमेशा 0 आएगी. rth टर्म हमेशा p प्लस q माइनस r आएगा. अब देखो इसको यहाँ पे कैसे अप्लाई करना था. 50th टर्म 450 था, 450th टर्म 50 था, तो 450 प्लस 50 500 टर्म कितनी आएगी? शून्य आ गई. और पूछा था मैंने rth टर्म, तो rth टर्म कितना आएगा? rth टर्म आएगा p प्लस q माइनस 1000. आ गया. तो किसी भी एपी में अगर pth टर्म q है, qth टर्म p है, तो p प्लस q टर्म 0 ही आएगी, और r टर्म वुड बी p प्लस q माइनस r. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन एन एपी, sum of p terms sum of p terms is equal to q. सम का फॉर्मूला इस बार, ठीक है. सम ऑफ p terms इक्वल्स टू q एंड सम ऑफ q terms is p. Sum of q terms is p. Then find the sum of first p plus q terms. Find the sum of p plus q terms. ये लिख लिया ना? पेज चेंज कर दो. देखो मैंने क्या बोला है. किसी एपी में सम ऑफ पी टर्म्स q है, सम ऑफ q टर्म्स p है. हमें निकालना है सम ऑफ p प्लस q टर्म्स. ठीक है, ये क्वेश्चन है. आंसर तुम्हारा p और q के टर्म में आएगा. दो अननोन, दो इक्वेशंस कर लो सॉल्व. सम का फॉर्मूला यूज कर लो. ऑप्शन चाहिए तो ऑप्शन भी दे सकते हैं, एमसीक्यू है वैसे ही है. ऑप्शन भी दे दिए. So how do you start? Let the sequence has first term a common difference d, है ना? Let the sequence has first term a common difference d, और फिर सॉल्व कर लो. जो तुम्हें फाइंड करना है उसको एक बार लिख लो, उससे तुम्हें आइडिया लग जाएगा तुम्हें क्या चाहिए. ये नहीं लिखना, सम है. ये कहाँ, ये सम होता है. हम्म, ठीक है. जो तुम्हें फाइंड करना है उसका भी लिखो फॉर्मूला. लिखो क्या चाहिए. 2a पीपल. सो यू एन आइडिया कि हमें करना है क्या है. राइट, ठीक है. ये हमें चाहिए. दो इक्वेशंस है ना. जो हमें अब मांगता है वो क्या है? वी वॉन्ट सम ऑफ पी प्लस क्यू टर्म्स. उसको एक बार लिख लेते हैं.
ताकि उससे हमें आइडिया लग जाए हमें करना है क्या है, व्हाट्स आवर टारगेट इज। हमारा टारगेट ये है, सम ऑफ पी प्लस क्यू टर्म्स निकालना है। तो सम हाउ हमारे पास दो चीजें अननोन है, ये पी प्लस क्यू आएगा यहाँ पे, एन की जगह पी प्लस क्यू आ गया। तो सम हाउ अगर मैं ए फाइंड कर लूँ, डी फाइंड कर लूँ, तो हमारा आंसर आ सकता है, इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। जो हमें गिवन है वो भी लिख लेते हैं। सम ऑफ पी टर्म्स कितना हुआ, p/2 2a p-1 × d = q। सम ऑफ क्यू टर्म्स कितना हुआ, q/2 2a q-1 × d। ये हमें गिवन है, इसको हम यूज कर सकते हैं। तो या तो इन दोनों को यूज करके ये टर्म निकाल लो, या ए और डी निकाल लो, कैसे भी करना, यू हैव 5 मिनट्स। हाँ, हाँ वो भी कर सकते हो, प्लस माइनस करके भी कर सकते हो, बहुत सारे तरीके हैं। लेकिन इसमें प्रॉब्लम डी आ रहा है ना, डी कैसे हटाओगे, ए भी आ रहा है, ए भी हटाना है मुझे। आंसर देखो, आंसर में ए और डी कहीं नहीं आ रहा है, तो ए और डी कैसे हटेगा, दैट इज द होल क्वेश्चन। तुम लोगों ने एक क्वेश्चन किया होगा। या तो ए और डी निकाल के सब्स्टिट्यूट करो, या कुछ और सोचो। एक तरीका तो ये कि टू और पी को राइट में शिफ्ट कर दो, इसको भी राइट में शिफ्ट कर दो, फिर माइनस कर दो, डी आ जाएगा, फिर ए निकालो, बहुत, लेकिन वो बहुत लंबा होगा नहीं, मतलब लीनियर इक्वेशन की तरह से। हाँ, वो भी कर सकते हो। ये भी हो सकता है कि नहीं नहीं, ए और डी निकालोगे तो लंबा होगा। अगर हम समहाउ इसकी वैल्यू इकट्ठी निकाल देना तो बहुत इजी होगा। तो ए और डी अलग से मत निकालो, बावले हो जाओगे तुम। इन्हीं को सब्ट्रैक्ट कर दो, सारे पाप धुल जाएंगे। इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो, ये हमारा आंसर आ जाएगा। यस, ऐड नहीं होगा, बिल्कुल सही कहा तुमने, ऐड नहीं होगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। क्या इसमें पढ़ना पड़।
Sir, you're not audible. इतनी जोर से आवाज आ रही है तुम्हें? आ रही है? अब तो दोनों को मैंने माइनस कर दिया। यहाँ पे थोड़ा रीअरेंजमेंट करूं। पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, ठीक है। पी प्लस क्यू फैक्टराइज हो रहा है ये। इसको फैक्टराइज कर लो, ए माइनस बी, ए प्लस बी। तो दिस इज पी माइनस क्यू, पी प्लस क्यू माइनस वन कॉमन, पी माइनस क्यू। अब पूरी लेफ्ट साइड से पी माइनस क्यू कॉमन आ रहा है। आ रहा है किरण, आशा की किरण? ये पी माइनस क्यू कॉमन आके कट जाएगा। थ्रू आउट पी माइनस क्यू कैंसिल हो गया। अब क्या बचा? देखो, पी माइनस क्यू कैंसिल होने के बाद क्या बच रहा? ये आ गया 1/2, 1/2 को उधर ले जाते हैं, बचेगा 2a प्लस डी इंटू पी प्लस क्यू माइनस वन इज इक्वल टू -2 टाइम्स पी। -2 आ गया ना सीधा सीधा। इस पूरे की वैल्यू -2 आ गई। ये देखो, ये तो मांगता था अपने को, स्ट्रेट अवे इसकी वैल्यू -2 आ गई। तो व्हेन दिस इज -2, तो व्हाट्स योर आंसर? आंसर बोले तो नन ऑफ दिस। ये तुम्हें रिजल्ट याद करना है अब। If in an AP sum of p terms is q, sum of q terms is p, sum of first p plus q term हमेशा माइनस p plus q होगा। ये रेडीमेड रिजल्ट है जो याद करना है। मैं तुम्हें लिखवा भी सकता था, लेकिन बिना सॉल्व किए फिर याद नहीं होता है। किसी एपी में अगर सम ऑफ पी टर्म्स क्यू के बराबर है, सम ऑफ क्यू टर्म्स पी टर्म्स क्यू के बराबर है, देन सम ऑफ पी प्लस क्यू टर्म हमेशा क्या होगा? माइनस पी प्लस क्यू। एज ए रिजल्ट याद कर लो। और ये इसका मेथड था। क्वेश्चन कैसे आएगा? सपोज इन एन एपी 100 टर्म का सम 500 है, और सम ऑफ 500 का टर्म सम 100 है। व्हाट इज द सम ऑफ 100 टर्म्स? क्या आंसर होगा? अगर 100 टर्म का सम 500 है, 500 का सम 100 है, तो 600 टर्म का सम कितना हुआ? -100 प्लस 500 -600। अगर रिजल्ट याद है तो तुरंत मार्क कर दोगे, अदरवाइज इसी में 15 मिनट लग जाएंगे तुम्हें। तो ये रिजल्ट याद करो। तो जो शॉर्ट रिजल्ट है उनको यूज करना भी आना चाहिए। सो दिस इज द रिजल्ट विच यू हैव टू रिमेंबर। If sum of p terms is q, sum of q terms is p, then sum of p plus q is minus of p plus q. Next question. In an AP, if in an AP sum of p terms equals to sum of q terms, if in an AP sum of p terms equals to sum of q terms, then what is the sum of first p plus q terms? ऑप्शंस दे दिए मैंने यहाँ पे, नन ऑफ दिस भी है। Sum of p terms equal to sum of q terms, then what is? ये हटा देता हूं।
इस बार गिवन है हमें एस पी इज इक्वल टू एस ऑफ क्यू। क्वेश्चन अपने को पूछा है एस ऑफ पी प्लस क्यू। कर लो ट्राई। इसको डेराइव कर लो, जो भी रिजल्ट आएगा उसको याद भी करना है। जो तुम्हें चाहिए उसको पहले लिख लो। वी वांट पी प्लस क्यू डिवाइडेड बाय क्यू इंटू टू ए प्लस पी प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी। रिमेंबर दैट पी इज नॉट इक्वल टू क्यू। क्वेश्चन में गिवन है पी इज नॉट इक्वल टू क्यू। इसमें तुम्हें एक ही क्वेश्चन दी है इस बार, है ना? तो तुम इंडिविजुअली ए और डी नहीं निकाल सकते। एक इक्वेशन दो अननोन है, तो इसका मतलब डायरेक्टली टू ए प्लस पी प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी की वैल्यू निकालोगे। पूरी टर्म को लेफ्ट में ले लो, पूरे को इधर ले आओ। आइडेंटिकल टर्म्स को कुछ मिस किया है क्या तुमने? नहीं, ठीक है। सबको लेफ्ट में लेके कॉमन निकाल के सॉल्व करो। इस हाँ, हाँ तो डी कॉमन ले लो, इसको क्लब करके फैक्ट, हाँ ठीक है वैसे कर लो। हाँ, टू से टू काटो, टू से टू काट दो पहले तो, फिर ओपन कर दो ब्रैकेट और फिर लेफ्ट में ले आओ सबको, ठीक है? बिकॉज एक ही इक्वेशन है और दो अननोन है, तो हमें पता लग चुका है कि ए और डी अलग से हम नहीं निकाल सकते। सीधा सीधा पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। ओपन द ब्रैकेट, ब्रिंग एवरी टर्म एवरीथिंग ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। टू से टू कट जाएगा, इसको इधर लेफ्ट में ले लो। इसको क्लब करो, इसको क्लब करो, डी कॉमन ले लो, टू ए कॉमन ले लो। टू ए कॉमन ले लो और डी कॉमन लो। देवशी हो गया क्या? ऐसा मतलब सेम उसके इक्वल आ गया। फैक्टराइज कर लो, पी माइनस क्यू पी प्लस क्यू। इसमें से माइनस वन कॉमन ले लो। थ्रू आउट पी माइनस क्यू कट जाएगा। आ रहा है ना पी माइनस क्यू कॉमन? थ्रू आउट पी माइनस क्यू कॉमन आ गया, क्या बचा? टू ए प्लस डी इंटू, उड़ी बाबा ये तो जीरो आ गया। टू ए प्लस डी इंटू पी प्लस क्यू माइनस वन के लिए जीरो आ रही है, तो बड़े दुख के साथ बोलना पड़ रहा है इसका आंसर जीरो होगा। देखो ये जीरो हो गया ना पूरा, दिस एंटायर टर्म इज इक्वल टू जीरो। तो ये रिजल्ट याद कर लेना अब। इफ सम ऑफ पी टर्म्स इक्वल टू सम ऑफ क्यू टर्म्स, देन पी प्लस क्यू टर्म्स का सम हमेशा जीरो होगा। उसकी वैल्यू जीरो आ गई ना। If sum of p terms equal to sum of q terms in an AP, then the sum of first p plus q term would be zero. किसी AP में अगर 200 टर्म्स का सम उसके 300 टर्म के सम के इक्वल है, तो पहली 500 टर्म्स का सम जीरो आएगा, बिकॉज
कुछ टर्म्स इसका ऐसी सीक्वेंस में कॉमन डिफरेंस नेगेटिव आता है, अदरवाइज दो डिफरेंट टर्म्स का सम सेम नहीं आ सकता ना सेम एपी में। तो ये एक और रिजल्ट है जो हमें याद करना है। वही तरीका था, वैसे हमने इसको कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। अर्शिया हो गया? यस सर। ऑलराइट। in an in a polygon of n sides, the smallest angle is 120 degree. In a polygon of n sides, smallest angle is 120 degree, and angles are in AP. Angles are in AP with common difference 5 degree. Angles are in AP with common difference 5 degree. Find number of sides. Find n. Find n of the polygon. इंटी हाँ, इसी पॉलीगन में, रेगुलर पॉलीगन में सारे एंगल इक्वल होते हैं, तो दिस इज बेसिकली इरेगुलर पॉलीगन. इट इज irregular polygon. That is why the angles are not equal, but they are in AP. स्मॉलेस्ट एंगल दिया है अपने को 120, कॉमन डिफरेंस 5 डिग्री है, एन की वैल्यू निकालनी है. इसमें तुम्हें एक रिजल्ट यूज करना पड़ेगा, दैट सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इन अ पॉलीगन. लिख लो ये रिजल्ट इज n माइनस 2 into 180. लिख लो sum of interior angles of a polygon is always n minus 2 into 180. इसके बिना नहीं हो पाएगा, चाहे रेगुलर पॉलीगन हो इरेगुलर पॉलीगन हो, सम ऑफ इंटीरियर एंगल हमेशा इतना आएगा, सर n-1 या n-2? n-2. ओके। सो तुम वेरीफाई कर लो, n को 3 डालोगे तो ट्रायंगल बन गया. ट्रायंगल में कितना आता है सम? 180. n को 4 डालोगे तो क्वाड्रिलेटरल आएगा, 360 आ जाएगा. और अगर रेगुलर पॉलीगन है तो, इफ रेगुलर पॉलीगन अगर हुआ तो ईच एंगल विल बी सेम, है ना. तो ईच एंगल कितना आएगा, सम ऑफ एंगल्स को n से डिवाइड कर दो, ये भी काम आएगा बहुत. रेगुलर पॉलीगन में ईच एंगल इतना होगा. जैसे पेंटागन में n को 5 डालोगे तो 108 आएगा, हेक्सागन में n को 6 डालोगे तो 120 आएगा. इसको यूज करो, n को सॉल्व कर लो. अप्लाई द फॉर्मूला, सम का फॉर्मूला लगाओ.
सम इज दिस n/2, 2a मतलब 120, n-1 × d, 5 कट जाएगा दोनों साइड से, 5 कॉमन ले लो, टेक 5 कॉमन, 5 कॉमन लगे काट दो। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके फॉर्म क्वाड्रेटिक। ठीक है, मैंने 5 कॉमन ले लिया, 120 से 5 कॉमन आ रहा है, क्वाड्रेटिक क्या बन रही, मेरा बन गई। सर बस बन गई लास्ट में। ठीक है, कर लो, मिडल अब स्प्लिट हो जाएगा। फाइव कॉमन ले लिया यहां से और फिर कैंसिल कर दी। तो दिस क्वाड्रेटिक इज कमिंग आउट टू बी, क्या रही क्वाड्रेटिक, ये n² - 25 + 144 = 0। क्या हुआ, तुम रो कैसे रही हो, इमोशनल हो गई, याद आ गई क्वेश्चन की पहले किया हुआ तक। 25, 16 + 9 25, 16 × 9 144। इसके ऑप्शन दूं, हम्म, क्या आंसर है बताना, अनुज। Sir, I guess A option. ये ऑप्शन, इसका आंसर है सी। इसका आंसर ए इसलिए नहीं हो सकता, 16 इसलिए नहीं हो सकता, बिकॉज अगर तुम 16th इंटीरियर एंगल निकालोगे तो वो आएगा मोर देन 180। इंटीरियर एंगल कैन नॉट बी मोर देन 180, इसीलिए आंसर 9 होगा। तो दिस पॉलीगन इज हैविंग 9 साइड्स, नोनागन, इसका नाम है नोनागन, 9 साइड्स हो गए ना। 10 साइड का डेकागन होता है, 11 साइड का क्या होता है पता है कुछ, 12 का तो डोडाकोन डन होता है। डोडाकोन। 11 का आई डोंट हैव आइडिया। सो दिस इज 9, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। इफ सम इज बिन गिवन टू अस, किसी एपी में हमें अगर सम गिवन है, 3 टर्म्स का सम गिवन है,
So advisable to take them as A minus D, A and A plus D. If you've been given the sum of three terms in an AP, हाँ 11 का रिजल्ट अगर तीन टर्म्स एपी में दे रखी हैं उनका सम भी गिवन है, तो तीन टर्म को इस तरह लेने का फायदा है, बिकॉज द मोमेंट यू ऐड देम डी कट जाएगा, एक ही वैल्यू आ जाएगी। अगर फोर टर्म्स एपी में दे रखी हैं तो क्या करोगे? द टर्म्स आर टेकन एज ए माइनस थ्री डी, इस बार कॉमन डिफरेंस टू डी है, दिस टाइम कॉमन डिफरेंस इज टू डी। तो व्हेन यू ऐड दीज अप डी डी कट जाएगा, एक ही वैल्यू स्ट्रेट अवे आ जाएगी। फाइव टर्म्स में क्या करोगे? So this is five terms in AP. लिख लो फिर, अभी क्वेश्चन करते हैं। ला रहा हूं मैं, एक मिनट बुक। क्वेश्चन फॉर यू, लिखो। A1, A2, A3, ANR, AP, then show this। एपी की कंडीशन तुम्हें ऑलरेडी मालूम है क्या होती है। सो यू कैन स्टार्ट फ्रॉम एलएचएस एंड सॉल्व। अंडर रूट अच्छा लग रहा है? नहीं लग रहा तो रैशनलाइज कर दो। डीजल है इसमें? डीजल है? कितना हुआ? 150? चल जाएगा 150? चलो।
Start from LHS, rationalize each term. Start from LHS, हर टर्म को rationalize करो. देखो क्या आ रहा है rationalize करने के बाद. So when you rationalize, it would be root a1 minus root a2 divided by a1 minus a2. यही आएगा ना rationalize करने के बाद. नीचे का रूट हट जाएगा ना. The second term would be root a2 minus root a3 divided by a2 minus a3. अगर मैं थर्ड टर्म में लिखूं तो हो जाएगा रूट a3 minus root a4 divided by a3 minus a4. And the last term, root an minus 1 minus root an divided by. Now look at the denominator. इन सारी टर्म का डिनोमिनेटर सेम है या नहीं है? All these terms, do they have the same denominator? किसके इक्वल है वो? माइनस डी के इक्वल है. लुक एट दिस, ये सारे इक्वल है. दे आर इक्वल टू डी, तो ये माइनस डी है. a1 माइनस टू माइनस डी, a2 माइनस a3 माइनस डी. हर टर्म का डिनोमिनेटर माइनस डी है, तो माइनस 1/d कॉमन ले लो. So the first term is under root a1 minus root a2. Second term root a2 minus root a3. ये आ जाएगा. अब जरा स्क्वायर ब्रैकेट को ढंग से देखो. कुछ कट रहा है इसमें? हम्म टेलीस्कोपिक सीरीज बन गई. इसमें क्या होता है, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म को छोड़ के सब कुछ सफा, कैंसिल. तो माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो जाएगा रूट ए एन माइनस रूट a1 बाई डी. अब वापस थोड़ा आंसर देखो, चीटिंग करो. आंसर ये चाहिए हमें. आंसर में न्यूमरेटर में अंडर रूट नहीं आ रहा है, जबकि हमारे पास जो टर्म है उसमें अंडर रूट आ रहा है. तो क्या करना चाहिए? रैशनलाइज कर लो. न्यूमरेटर को वापस रैशनलाइज करो. कीप एन आई ऑन द आंसर, जो तुम्हें चाहिए. आंसर में रूट की टर्म डिनोमिनेटर में है, तो रैशनलाइज कर लो. डी स्क्वायर कैसे आ गई? हम्म डी से थोड़ी रैशनलाइज कर, रूट की टर्म को रैशनलाइज करना है. अब आंसर आ चुका है, डिनोमिनेटर आ चुका है, डी एक्स्ट्रा आ रहा है, तो एन को लिख दो. एन क्या होता है? एन टर्म का फॉर्मूला a1 हो गया. एन को सब्स्टिट्यूट कर दो. तो रैशनलाइज किया तो ये आएगा ए एन माइनस a1 डिवाइड बाई डी. दिस इज रूट an प्लस रूट a1. ये आ रहा है. अभी भी आंसर नहीं आ रहा, डी एक्स्ट्रा आ रहा है ना अर्शिया. क्या करें? एन सब्स्टिट्यूट कर दो. एन टर्म का फॉर्मूला होता है फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1 इंटू डी. तो दिस इज रूट an प्लस रूट a1. a1 से a1 कट गया और d से d कट गया, आगे RHS. सो दैट्स आंसर. इसको हम शॉर्टकट से भी कर सकते थे. अगर ये MCQ होता तो बिना सॉल्व किए हम आंसर ला सकते थे इसका. सपोज दिस क्वेश्चन वाज MCQ.
फिर इसमें शॉर्टकट ऐसे लगाएंगे। जब भी कोई क्वेश्चन एन के टर्म में होता है ना, इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल टू अज्यूम सम वैल्यू ऑफ एन। दिस इज क्वेश्चन को मैं शॉर्टकट से कर रहा हूँ, ठीक है। हमें मेथड पता नहीं है, बट हमें आंसर चाहिए, हमें 4 मार्क्स चाहिए। तो किसी भी एपी में हम क्या कर सकते हैं, एन की मैं, लेट्स अज्यूम दैट एन इज 2। मैंने 2 टर्म ले ली सिर्फ, ये शॉर्टकट है, ठीक है। मैंने एन की वैल्यू 2 ले ली, तो किस इस सीक्वेंस में कितनी टर्म बची, सिर्फ 2। तो यहाँ पे एलएचएस में सिर्फ क्या बचा, ये बचा, क्योंकि ये तो A3 आ गया ना, इसमें इसमें भी A1 ये आएगा। अब चारों ऑप्शन में एन को 2 डाल के देखो किस में ये मिल रहा है मुझे। जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं उसमें एन को 2 डालो, किस में से आंसर ये आ रहा है, जरा देखो। फर्स्ट ऑप्शन में एन को 2 डालोगे तो ये आ रहा है। फर्स्ट ऑप्शन में एन को 2 डालेंगे तो आएगा 2/√A1 + A2, जबकि हमें 1 चाहिए यहाँ पे। मतलब दिस ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। इसमें एन को 2 डाला तो 4 आ रहा है, ये भी गलत हो गया। इसमें डाला 3 आ रहा है, ये भी गलत हो गया। अगर सपोज 3 ऑप्शन में डाल के आंसर नहीं आ रहा, मतलब फोर्थ में सब्स्टिट्यूट करने की जरूरत नहीं, वही आंसर है। तो शॉर्टकट से भी कर सकते हो, बट शॉर्ट सर्किट मत हो जाना, ध्यान रख के करना है। अगर एन को 3 ले लिया तो फिर ये वाला टर्म भी लेना पड़ेगा, इसलिए एन को 2 ही लेके आंसर आएगा। शॉर्टकट लिख लेना, हमने एन को 2 लिया, फिर ऑप्शन में डाल के देखा किस ऑप्शन में एन से 2 आंसर आ रहा है। अभी 1 घंटे या पूरे 2 घंटे 2 दिन का ब्रेक देता हूँ। ब्रेक में क्या रखा है? ये शॉर्ट में लिख देता हूँ। इंसर्टिंग एम अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन 2 numbers A and B। हम्म 2 नंबर्स हैं A एंड B, और उनके बीच में हम एम अरिथमेटिक मीन इंसर्ट कर रहे हैं। So when you insert m arithmetic means, it would mean that the resulting sequence will be AP। A और B 2 गिवन नंबर्स हैं, उन 2 नंबर के बीच में m अरिथमेटिक मीन इंसर्ट कर दिए, A1 A2 A3 AM। As a result, the resulting sequence would be AP। तो टेल मी, इस सीक्वेंस में कितनी टर्म्स हैं टोटल? हाउ मेनी टोटल टर्म्स आर देयर? m+2। m अरिथमेटिक मीन थे, और एक टर्म ए थी एक टर्म बी थी, तो टोटल टर्म्स हो गए m+2। अब मुझे इस सीक्वेंस का कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेगा? b इज बेसिकली m+2th टर्म। तो m+2th टर्म कैसे आएगा? फर्स्ट टर्म m+2 - 1 इंटू कॉमन डिफरेंस d। तो b - a इज इक्वल टू m+1 इंटू डी। तो d कितना आ गया? b - a ओवर m+1। तो ये कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला याद कर लो। जब भी हम m अरिथमेटिक मीन्स इंसर्ट करेंगे किसी भी 2 टर्म्स में, तो हमेशा d होगा b - a ओवर m+1। तो अब फर्स्ट अरिथमेटिक मीन कैसे आएगा? किसी भी एपी में नेक्स्ट टर्म निकालने का तरीका है, उसमें कॉमन डिफरेंस ऐड कर दो।
तो A1 वुड बी A प्लस डी, फिर D ऐड कर दो, नेक्स्ट आ जाएगा A प्लस 2D आ जाएगा, फिर D ऐड कर दो, A प्लस 3D आ जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब अगर मेरे को अरिथमेटिक मीन चाहिए तो उसमें R आएगा। ठीक है, दिस इज R। सो दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द टर्म एंड द अरिथमेटिक मीन। तो अरिथमेटिक मीन सेकंड टर्म से शुरू हो रहा है, जबकि nth टर्म में n-1 आता है। अरिथमेटिक मीन में सेम नंबर आएगा। 10th अरिथमेटिक मतलब A+10D। अगर मुझे सपोज 10th अरिथमेटिक मीन निकालना है तो क्या होगा, A+10D, सेम नंबर आता है। एक क्वेश्चन करेंगे अब। व्हाट इज दैट क्वेश्चन? सपोज वी हैव टू नंबर्स, 5 and 1029. Question is insert n 9 arithmetic means. Also find sixth arithmetic mean. Also find A6. कर लो। Insert फाइव एंड 1029 में 9 अरिथमेटिक मीन इंसर्ट कर दो, विद कॉमन डिफरेंस निकाल लो, एंड ऑल्सो फाइंड व्हाट इज A6। हाँ, 6 अरिथमेटिक मीन, तो कॉमन डिफरेंस D निकाल लो बस। A गिवन है, B गिवन है, एंड M भी गिवन है। D निकाल लो। इस फॉर्मूले से D कितना आ रहा है? B इज 1029। एक मिनट, D तुम्हारा फ्रैक्शन में आ रहा है क्या? हाँ, तो ऐसे करते हैं, इसको इजी कर देता हूँ। A को तुम 4 ले लो, इजी हो जाएगा। टेक A इज इक्वल टू 4। फ्रैक्शन में नहीं आएगा आंसर। अब D कितना आ रहा है? ये वाले से कर लो यहाँ। अब तो इजी हो गया। नाउ द क्वेश्चन इज इजी। D आ गया हमारा 1025/10। यही है ना? अभी भी डेसिमल ही आ रहा है। हाँ, पहले में सही था। कैसे? हाँ, अभी भी पॉइंट में आ रहा है ना। चलो ठीक है। अब तो D आ गया 102.5। मैंने ध्यान नहीं दिया इस पर, चलो एनीवेज। तो 6 अरिथमेटिक, तो D, तो फर्स्ट अरिथमेटिक में कितना हो जाएगा? A+D, है ना? A इज 4, 102.5, तो फर्स्ट अरिथमेटिक मीन आ गया हमारा 106.5। 6 अरिथमेटिक मीन कैसे निकलेगा?
ए प्लस 6 into D 102.5 कितना आ रहा है ये? 615, ए 6 आ रहा है, 619 किया किसी ने? ठीक है। हम्म, चाहिए असाइनमेंट? दे दूंगा। वैसे एमसीक्यू कर लेंगे बहुत सारे हम ना क्लास में ही। चाहिए तो दे देंगे, नेक्स्ट क्लास में आई गिव। हाँ, चलो एक क्वेश्चन करो। ये इंटरेस्ट में आ चुका है वैसे। बिटवीन 1 and 31, M arithmetic means are inserted so that the ratio of seventh and m-1th arithmetic mean is 5:9. Then the value of m is, कर लो। ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, और इससे कॉमन डिफरेंस डी निकालो एम के टर्म में, फिर अरिथमेटिक मीन के फॉर्मूले में डाल दो, रेशियो निकाल लो। अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला दे रखा है ना, उससे दोनों का रेशियो निकाल लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके एम को सॉल्व कर लो।
सिली मिस्टेक मत करना। कर लो, 5 मिनट्स हैं। हो गया। रैन क्या आंसर आ रहा है? सर बस होने वाले हैं। जिसका आ जाए आंसर बता देना जल्दी से। मेरा वाज आंसर। सर आंसर 14 है। हम्म। कितना? 14। ओके, अभी का योर आंसर इज करेक्ट। तो मैं 13.9 आ रहा है। अरे एम डेसिमल पे कैसे आ सकता है? कैसी बातें कर रहे हो बहकी बहकी? कैन नंबर एम वुड बी डेसिमल फ्रैक्शन? कैसे आ सकता है? ऐसा कैसे हुआ? डी है बी माइनस ए डिवाइड बाय एम प्लस वन। डी की वैल्यू है 30/m+1। राइट, ये एंट्रेंस जेई पेपर 2 का क्वेश्चन है, आया हुआ है। और सेवेंथ अरिथमेटिक मीन का रेशियो दे रखा है m-1 अरिथमेटिक मीन के साथ। कितना दिया है? 5/9। A7 कितना हुआ? A विच इज 1 1 + 7D। देखो 7 में 7 आएगा। 5 × A m-1 मतलब 1 + m-1 × D। अरिथमेटिक मीन में सेम नंबर होता है। अब डी को चुपके से सब्स्टिट्यूट कर दो। कितना है? डी है अपना 30/m+1। इसमें अगर कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई तो नहीं आएगा आंसर। एलसीएम ले लो। दोनों साइड से m+1 कट जाएगा। सॉल्व कर लो, आंसर आ गया। इतना टाइम थोड़ी लगना था इसमें। क्या हुआ? कुछ गड़बड़ यहीं पे की है क्या तुमने? ये तो 1 था ना? गलत है तो। आंसर 14 है, 1 4 है। 1 4 तो आएगा ही नहीं है। ये डेसिमल में आएगा। एम एम हैज टू बी होल नंबर। ये तक सही है। दिस इज ऑल्सो राइट। इसमें डी रिप्लेस किया था। 9 है। A1 था वैसे। ठीक है। फिर 5 यहाँ मल्टीप्लाई किया। ये रहा ना 5। हाँ, इसमें यहाँ पे यहाँ। अच्छा, कर दिया था। 4 है। फिर ये क्या किया?
डिवाइड, अच्छा। हम्म। तो 5 भी तो था। 150 एम नहीं हुआ ये? 13 to 5 एम। अच्छा, कॉमन, अच्छा। तो फिर कितना है? 63 माइनस हो गया। तो ये 68 में 3204 थोड़ी होगा। एक और जीरो आएगा। जीरो लगाना भूल गए तुम। क्या आंसर है आ रहा है सभी लोगों का? आंसर 14 है वैसे इसका। देविशी आया आंसर? तो दिस हाँ इज, क्या रे भगवान। हाँ, 9 into 2 1 1 कितना हुआ? 9918 प्लस 29 into 5 1 155 एम माइनस 9 एम। 1899 प्लस 5 से मल्टीप्लाई करो। दिस इज 144, नहीं, 146 एम। 4 2044 बाई 146। 146 इंटू 4, 2044 बाई 146, देखो कितना आ रहा है। तो 14 ही आ रहा है। दैट्स द आंसर। ये लास्ट टू लास्ट ये जे में क्वेश्चन आया था। आंसर इज 14। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Now there will be questions which will involve concept of GP and AP both, है ना? कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें दोनों की कॉन्सेप्ट लगेगी। तो लेट्स डू द कॉन्सेप्ट ऑफ जीपी ऑल्सो। Geometric progression. If you have A, B, C in GP, then the next term divided by preceding term is always equal. When three numbers are in GP, the ratio of next term to the preceding term is always equal. Or square of the middle term equal to product of extreme terms. Middle term का square is always equal to the product of extreme terms. लेफ्ट टू राइट को एक्सट्रीम टर्म्स बोला जाता है। जैसे कि यू हैव 1 5 and 25, they are in GP because next term divided by preceding term is always the same. If you divide next term by preceding term, it's the same. Or square of the middle term equal to product of extreme terms. Square of the middle term equals to the middle term. Square of middle term equal to product of extreme terms. What if 4 terms are in GP? अगर 4 टर्म जीपी में होंगे तो फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का प्रोडक्ट
will be equal to the product of the means. So A into D will be equal to B into D. A into D क्या है? Product of extremes. The product of extreme terms equal to product of means. Product of extremes equal to product of means. Like if you have 4 terms, इसे क्वेश्चन कर लेते हैं. क्वेश्चन लिखो एक. Find 3 numbers A, B, C. Find 3 numbers A, B, C between 2 and 18. क्वेश्चन ये लिख देगी तुम्हारा. Find 3 numbers A, B, C between 2 and 18 such that their sum is 25. Their sum is 25. The numbers 2, A, B are the numbers 2, A, B are 3 consecutive terms of an AP. Are 3 consecutive terms of an AP. And B, C, 18 are consecutive terms of GP. B, C, 18 are consecutive terms of GP. A, B, C 3 नंबर्स हैं जो कि 18 और 2 के बीच में है. उन्हें हमें फाइंड करना है. पहली कंडीशन दे रखी है, उनका सम 25 है, राइट. सेकंड कंडीशन दे रखी है, numbers 2, A, B are in AP. And the third condition is given that B, C, 18 are in GP. 3 unknown, 3 condition apply करो, solve करो. You have to form somehow a quadratic either in A or B or C. क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व कर लो, कंडीशन अप्लाई कर दो. एपी जीपी दोनों कंडीशन अप्लाई करो. एपी में क्या करोगे? एपी में अगर नंबर्स हैं तो ट्वाइस द मिडिल टर्म इक्वल टू सम ऑफ एक्सट्रीम, ये हो जाएगा. जीपी में तो अभी किया था हमने, मिडिल टर्म का स्क्वायर इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम. एक कंडीशन ये आ गई, एक कंडीशन ये आ गई, दूसरी कंडीशन ये आ गई. इसको भी ध्यान में रखना है. तीनों को यूज करके एक वेरिएबल में क्वाड्रेटिक बना लो, इधर इन ए और बी और सी. फॉर्म ए क्वाड्रेटिक इन वन वेरिएबल. चाहे ए और बी को हटा के सी में क्वाड्रेटिक बनाओ, या ए और सी को हटा के बीच में बी में क्वाड्रेटिक बना लो.
You can form quadratic in C or B or A, whatever. Answer same आएगा. So will there be two answers? Because what happens is you've been given this condition as well. तो इसको यूज करके तुम्हें एक आंसर रूल आउट हो जाएगा. जो आंसर 2 और 18 के बाहर आएगा ना, तो वो हट जाएगा. So can you check my answer once? क्या आ रहा है आंसर बताओ. So 5, 8, 12. बिल्कुल सही जवाब. किसमें बनाई क्वाड्रेटिक? A. अब सबसे टफ वाला तूने पहले कर लिया. चलो ठीक है, अब सी में बनाओ क्वाड्रेटिक. सी में बनाओ, बी में बनाओ. दोनों साइड को स्क्वायर का रूट हट जाएगा. सी में क्वाड्रेटिक बना सबसे इजी है, ए में सबसे डिफिकल्ट था. तुमने वही कर लिया. चलो. बी की वैल्यू आ गई यहाँ पे c² / 18. ए की वैल्यू यहां से निकाल लो. ए इज 1 प्लस b/2, दैट इज ए इज इक्वल टू 1 प्लस c²/18 and 2. ए और बी दोनों सी के टर्म में आ गया. मैंने यहां से बी निकाला c²/18. ठीक है. और फिर यहां से ए निकाला 1 प्लस b/2, दो से डिवाइड कर दिया. और बी को रिप्लेस कर दिया यहां से. तो ए बी सी के टर्म में आ गया, बी बी सी के टर्म में आ गया. इनको दोनों को इसमें डाल दो फर्स्ट में. तो सी में क्वाड्रेटिक बन गई. ए इज 1 प्लस c²/36. बी इज c²/18. सी तो सी है बेचारा. इन दोनों को एलसीएम ले लो. 3c² / 36 प्लस सी इज इक्वल टू कितना, 24. ये हो जाएगा 12. सी में क्वाड्रेटिक बनना सबसे सस्ता था. क्वाड्रेटिक बन गई. तो मिड टर्म स्प्लिट भी यहीं से हो गया. तो मिड टर्म स्प्लिट क्या आ रहा है अब? c² मल्टीप्लाई मत करो, यहीं से आइडिया लग गया. 24c - 12c. 24 × 12 = 0. सी कॉमन ले लिया, सी +12 -12 कॉमन ले लिया, सी +24. तो सी की दो वैल्यूज आ गई. -24 वो डिस्कार्ड हो गया बिकॉज ए बी सी 2 और 18 के बीच में था. सी की वैल्यू 12 आ गई. इस सी को इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो और इस सी को इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो. तो बी कितना आएगा? 12 × 12/18. बी कितना, 8 आ रहा है. Yes, sir. और ए की वैल्यू 5 आ रही है ना. Yes, sir.
5 8 12। तो सी में क्वाड्रेटिक फॉर्म करना सबसे इजी था। अभी हम उसमें बी में भी करेंगे इसको, ठीक है। बी में भी क्वाड्रेटिक बनाएंगे। 24 12 को मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया, वो उसको मिड टर्म स्प्लिट ही कर दिया, क्योंकि मिड टर्म 12 था ना, तो उसको मैंने लिख दिया 24 - 12 और फिर फैक्टराइज हो गया। -24 डिस्कार्ड हो जाएगा बिकॉज C2 और 18 के बीच में था। जिन लोगों ने बी के टर्म में बनाया उससे भी आंसर आएगा। किसी ने किया बी से? अविका, बी से कर लेते हैं। ए और सी को हटा दो, बी के टर्म में लिख देते हैं। करो। ये लिख लिया, हटाऊं मैं इसको? अब बी में क्वाड्रेटिक कैसे बनेगा? ए को लिख देते हैं 1 + b/2, है ना। सी स्क्वायर को मैंने लिख दिया 18 × 1 2 + b/2, ठीक है। नहीं, ये तो यही रहेगा ना। सी को मैंने लिख दिया, अंडर रूट ले लिया बेसिकली, 3 √2b, ठीक है। ये सी आ गया, ये ए आ गया। इन तीनों को इसमें रिप्लेस कर दो। ए इज 1 + b/2, बी तो बी ही है, सी की वैल्यू 3 √2b आ गई, इक्वल 25। हर टर्म को राइट में ले जाओ, सिर्फ रूट वाली टर्म को छोड़ दो। रूट को आइसोलेट करना पड़ेगा तुम्हें। ये हो जाएगा -3b/2। देखो जरा यहां तक, रूट वाली टर्म को आइसोलेट करना है, बिकॉज वरना रूट आता रहेगा बार बार। अब यहीं पे 3 काट दो, 3 से पूरा कट रहा है ये आएगा। बी में ये इक्वेशन बन रही है, बी अंडर रूट के अंदर है, बी है। अब स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स कर दो, दोनों साइड को स्क्वायर किया तो क्या आ रहा है, 2b = 64 प्लस b² / 4 - 8b। तो बी में क्वाड्रेटिक बन रही है b² - 40b एंड 64 इंटू, ये हो जाएगा 32 × 8। ऐसी क्वाड्रेटिक बन रही ताकि मिडिल टर्म स्प्लिट भी पता लग पा रहा है तुम्हें। अरे मल्टीप्लाई नहीं किया मैंने, वाई डू मल्टीप्लाई? खाली पीली में टाइम क्यों वेस्ट करने का है। तो B32 आ गया, जो कि डिस्कार्ड हो गया, दूसरा 8 आ गया, बस बड़े आराम से। तुमने नंबर्स को कैंसिल नहीं किया तो बड़ी बड़ी क्वाड्रेटिक बन रही होंगी। कैंसिलेशन करना जरूरी है, नहीं तो दिमाग का रायता बन जाएगा। बड़े बड़े नंबर्स कैसे सॉल्व करोगे? टाइम है अभी। लॉग की प्रॉपर्टीज पता है ना तुम्हें? हम्म। लॉग आना चाहिए ना, लॉग क्या बोलेंगे तुम्हें? लॉग भी नहीं आता। ए, AR AR², ये सारी ये टर्म्स किस में है? GP। अगर इनका हम लॉग ले लें तो क्या होगा? ये हो जाएगा log A। इसमें अगर लॉग लोगे तो क्या होगा, लॉग की प्रॉपर्टी? गरिमा, पढ़ लें।
ये आ गया. Now notice this sequence. Is it still GP or AP? क्या है ये? This is AP. तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर numbers are in GP, then the logs will be in AP. लिख लो. If some numbers are in AP, sorry, GP. If some numbers are in GP, then their logs will be always in AP. Then their logs will be always in AP. दूसरी बात, यहाँ पे कॉमन रेशियो R था, तो करस्पॉन्डिंग AP का कॉमन डिफरेंस कितना होगा? log R. अगर GP का कॉमन रेशियो R है तो AP का कॉमन डिफरेंस log R हो जाता है. तो ये रिजल्ट तुम्हें याद करना है. एक क्वेश्चन कर लेते हैं. इफ लॉग नहीं, लॉग हटाएंगे. एपी का लॉग हटेगा तो जीपी आ जाएगी, जीपी का लॉग लगेगा तो एपी आएगी. उल्टा है. अगर मैं इसके लॉग हटा दूं, ए आर स्क्वायर जीपी में होंगे, लॉग हट गया तो. टू रेज टू पावर एक्स है ये, ठीक है. ये तीन नंबर्स एपी में है. फाइंड एक्स. बेस 3 है. सभी में बेस, ये log टू द बेस 3, ये log 2 रेज टू पावर एक्स माइनस 5 टू द बेस 3. बगल ये वाला, बगल ये वाला, राइट वाला इज ऑलवेज राइट. ये log 2 रेज टू पावर एक्स माइनस 7/2 टू द बेस 3. ये तुम्हें दे रखे हैं एपी में. तो अगर ये एपी में है तो हम log हटा दें तो क्या बन जाएंगे? यस, द नंबर्स विल स्ट्रेट अवे. ये रिजल्ट अप्लाई कर लिया मैंने. तो रिजल्ट लगा के ये नंबर्स 2, बिकॉज बेस सेम है ना, जो मैंने सर्कल किया रेड कलर से, ये हो गए जीपी में. फिर जीपी की कंडीशन लगा दो. तो इस कंडीशन को यूज करके डायरेक्टली हमें पता लग गया 2 रेज टू पावर एक्स माइनस 5 एंड 2 रेज टू पावर एक्स बाय माइनस 7/2 आर इन किसमें हो गई है? जीपी. अब जीपी की कंडीशन अप्लाई कर दो. जीपी की कंडीशन क्या होती है? मिडिल टर्म का स्क्वायर इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम. बस 2 रेज टू पावर एक्स को वाई लेके क्वाड्रेटिक सॉल्व कर लो. जीपी में स्क्वायर ऑफ द मिडिल टर्म इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म. एंड लेट 2 रेज टू पावर एक्स इज इक्वल टू वाई. 2 रेज टू पावर एक्स को वाई ले लेना. तो y माइनस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू y-7, 2y-7. क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर लो अब. इस केस में कोई आंसर रूल आउट होएगा? हम्म
इस केस में कोई आंसर रूल आउट होएगा? इस टर्म में क्या लॉग? इस केस में कोई आंसर रूल आउट होएगा? दो आंसर्स आ रहे हैं इसमें। हाँ, वो ओरिजिनल में डाल के देखो, जो टर्म्स ओरिजिनली तुम्हें दे रखी हैं उसमें वापस सब्स्टिट्यूट करके देखना पड़ेगा। ठीक है, y को वापस रिप्लेस कर दो, y को वापस रिप्लेस करो, x निकालना है हमें। हाँ, तो कौन सी वैल्यू सही है? दोनों सही है, देखो ऑप्शन दे देता हूँ मैं। चार ऑप्शन दे दिए मैंने, देखो है। क्वाड्रेटिक क्या बन रही है? +32। तो इससे y की दो वैल्यू आएंगी, 8 और 4। लेकिन y कितना था? तो 4 एक बार 4 से इक्वेट कर दो, और एक बार 8 से इक्वेट कर दो, तो 8 हो जाएगा 2⁻³ तो x की वैल्यू 2 आ गई, एक बार 3 आ गई। तो क्या आंसर सही है देवेशी? तो 3 है। सर बी। बी। देखो अगर हम x की वैल्यू 2 लें, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो x की वैल्यू, इसमें अगर x की वैल्यू तुम 2 लोगे तो नेगेटिव आएगा, लॉग ऑफ ए नेगेटिव नंबर डिफाइंड नहीं है। आंसर इज बी फॉर मुंबई। ए के नॉट बी 2, लॉग ऑफ नेगेटिव नंबर डिफाइंड नहीं होता है। अगर हम x की वैल्यू 2 ओरिजिनली डालेंगे क्वेश्चन में, तो ये आएगा 2⁻²। 4 5 नेगेटिव हो गया ना, लॉग ऑफ नेगेटिव इज नॉट डिफाइंड। तो जब भी स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चन में, मॉडुलस क्वेश्चन में, लॉग क्वेश्चन में, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाले क्वेश्चन में आंसर जब भी आएगा उसको तुम्हें वापस सब्स्टिट्यूट करके देखना पड़ेगा। जो भी आंसर आता है यू हैव टू सब्स्टिट्यूट बैक। तो वो वाला आंसर रूल आउट हो गया। एक बार आज का रिवाइज करो, फिर आगे बढ़ते हैं। रिवाइजन करो पूरा, रिवाइज एवरीथिंग। क्या हुआ? रिवीजन करो, फिर आग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। कोई डाउट है इसमें? नहीं। नाटा में वो वाले क्वेश्चन कर लो जो मैंने उसमें डाल दिए हैं चैनल पे, वीडियो चैनल को, वही क्वेश्चन कर लो, तुम्हारा भला हो जाएगा। वरना बुक उसको करने का, बुकलेट 10 के क्वेश्चन करने का टाइम है तो वो कर लेना फिर। ठीक है, फिर खत्म कहानी आज की, एंडिंग द क्लास। आज की क्लास लंबी हो जाती है ना, ऑनलाइन में 2 घंटा बहुत ज्यादा होता है। क्यों देवेशी खुश हो गई? तो मैं सोच रहा हूँ कि इसको मैं थोड़ा कम कर दूंगा अगली बार से, 5 मिनट पहले छोड़ूंगा या 10 मिनट पहले छोड़ूंगा। 2 आवर्स इज टू मच ऑनलाइन। ओके, सी यू नेक्स्ट टाइम, ट्यूसडे को मिलते हैं ना। ओके, एंडिंग द क्लास। Thanks, bye, थैंक sir. यू सर।